चारिज़ार्ड, मैं तुम्हें चुनता हूँ। एक मिनट, ये इतना बड़ा पोकेमॉन ये इतने छोटू से पोकेबॉल में कैसे आ जाता है? और जब इंजर्ड पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर ले लिया जाता है तो वो हील होकर बाहर कैसे निकलता है? मतलब सीधे सरल भाषा में सवाल पूछूं ना तो पोकेबॉल के अंदर एक्चुअली में होता क्या है? वेल, कुछ भी होगा, साइंटिफिकली अच्छा ही होगा और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियो में। लेकिन आज जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमें स्वस्थ और अच्छा रख रहे हैं ना, अगर वायुमंडल में उसकी मात्रा 50% से बढ़ गई तो हम यूं ही चुटकियों में विलुप्त हो जाएंगे। मतलब जो चीज आज हमें जीवन दान दे रही है वो हमारे मौत का कारण बन जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कैसे? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आज हम ऐसे ही सवाल के पीछे के जवाब जानने वाले हैं हमारे आज के इस आस्क जीएसएफ एपिसोड में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाई इवन मोर देन 50% O2 यानी ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर कैन किल यू? अब मुझे नहीं पता आपके मन में कभी ख्याल आया भी था या नहीं, लेकिन स्कूल डेज में जियोग्राफी के अंतर्गत ये हमें सिखाया गया था कि पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन और सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। और तब मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था ना कि इतने सारे जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं और सबको ऑक्सीजन की जरूरत है जीने के लिए, तो जरा सोचो कितना अच्छा होगा ना अगर ऑक्सीजन 78% होता था तो इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन 21% होता तो। पर आप इमेजिन नहीं कर सकते इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये हमारे लिए घातक भी साबित हो सकता है। अब इतने कम वक्त में मैं पूरा मेटाबॉलिक पाथवे तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए मैं सिर्फ समरी पर ही फोकस करूंगा। हमारे बॉडी के सेल्स में, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो, एक समय पे कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं जिनकी मदद से हमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एटीपीज जैसे कई मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। इनमें से हमारे सेल्स की एनर्जी करेंसी कहे जाने वाली एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स मेजरली सेल के पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल्स वो करेंसी है, इसके थ्रू एनर्जी एक्सचेंज होता है सेल टू सेल। मगर इन एटीपीज को बनाने के लिए अलग अलग कॉम्पाउंड्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स के साथ पासिंग द पार्सल खेलते हैं, जिसके कारण उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहा जाता है। हर इलेक्ट्रॉन पास के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स से जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे तुरंत एटीपीज के अंदर ट्रैप कर दिया जाता है और बूम, बन गया आपका एटीपी मॉलिक्यूल। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने ये तो देख लिया कि एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है और उसके बनने का प्रोसीजर तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब सबसे आखिर में एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी O2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सुपर ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक ऐसे केमिकल एंटिटी में जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं बता दूं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है, क्योंकि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए एक सोलमेट ढूंढने के लिए ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल किसी भी हद तक जा सकता है, बिल्कुल किसी बेस्ट फ्रेंड की तरह। मतलब लिटरली अगर इसके सामने कोई प्रोटीन या लिपिड का मॉलिक्यूल भी आ गया ना तो अपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए वो उस प्रोटीन के इलेक्ट्रॉन को तक छीन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो शुरू हो जाएगा एक चेन रिएक्शन। प्रोटीन डिस्ट्रॉय हुए तो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सेल्स डिस्ट्रॉय हुए तो हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसीलिए हमारी बॉडी ने इसे निपटाने के लिए एक तरकीब अपनाई है। वो जैसे ही ऑक्सीजन के रेडिकल्स बनते हैं उन्हें हाइड्रोजन आयंस के साथ बांधकर पानी यानी H2O में कन्वर्ट कर देती है, जो घातक नहीं होते हैं। अगर कोई रेडिकल इस सिंपल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस से बच के निकल भी पाए तो भी हमारी बॉडी के पास एक प्लान बी मौजूद होता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस यानी कि SOD नाम के एक एंजाइम के रूप में। ये एंजाइम इन सभी ऑक्सीजन रेडिकल्स को चुन चुन कर खत्म करके एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे हमारी जान आखिर बच जाती है। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है, एंजाइम्स बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और विटामिन सी जैसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें डाइट से प्राप्त होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो बॉडी में ऑक्सीजन के रेडिकल्स भी ज्यादा बनेंगे और इतने सारे रेडिकल्स से हमारी बॉडी आसानी से निपट नहीं पाएगी और हमारा स्वाहा हो जाएगा।
अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि कोई फूड ऑर्डरिंग ऐप को आप खोलते हो और डिस्काउंट्स या बेस्ट ऑफर ढूंढने में 1 घंटा लग जाता है? अब यार, आपका समय फालतू थोड़ी ना है। डाउनलोड करो मैजिक पिन, जिसमें आपको हर चीज में डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे आप इस ऐप में देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज में आपको अलग अलग डिस्काउंट्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये चेक किया कि फूड डिलीवरी में कितना डिस्काउंट चल रहा है, तो ये देखो, ये सारे आ गए डिस्काउंटेड रेट्स जो आपका फायदा कराएंगे और आपका समय बचाएंगे। क्योंकि यार, नॉर्मल एप्स में ढूंढने में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। मतलब इमेजिन करो यार, कोई भी नॉर्मल ऐप से अगर आप खरीदते हो तो आपको 2 घंटे लग जाते हैं डिस्काउंट ढूंढने में। यहाँ पे आपका कितना समय बच रहा है? इसमें जैसे ही आप अपने ऑर्डर का बिल अपलोड करते हो, वैसे ही तुरंत आपको कैशबैक भी मिलता है। एक्स्ट्रा 200 मैजिक पिन पॉइंट्स फॉर फर्स्ट 200 यूजर्स, जहां पर 1 मैजिक पिन पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज। इन मैजिक पिन पॉइंट्स को आप कहीं पे भी शॉपिंग करते वक्त यूज कर सकते हो। और पता है, अगर मैजिक पिन में आप न्यू यूजर 90 का कोड यूज करते हो ना, तो आपको 90% का डिस्काउंट मिलता है अपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे, मतलब ऑलमोस्ट फ्री में। सो डिसाइड कर लो कि आप कहां से फूड ऑर्डर करोगे 90% डिस्काउंट पे। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ डाउनलोड करो मैजिक पिन ऐप नाउ। सो या, अब आप समझे कि अर्थ में जो भी है बिल्कुल परफेक्ट है, एंड द मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहा होगा। व्हाट हैपेंस इनसाइड अ पोकेबॉल? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनों को लगता है पोकेमॉन्स और पोकेबॉल से फिक्शन है, तो यार जरा साइंस के नजरिए से देखो। फिक्शन में साइंस आपको दिख जाएगा। अब आप पूछोगे वो कैसे? तो देखो, जब भी पोकेमॉन पोकेबॉल से बाहर आता है ना, वो एक व्हाइट लाइट या फिर कहो एनर्जी के साथ बाहर आता है। और जब उसे वापस पोकेबॉल के अंदर बुला लिया जाता है, तब वो एक रेड लाइट या फिर कहो एक एनर्जी के फॉर्म में अंदर चले जाता है। अब बच्चा लोग, इससे क्या समझ में आया तुम्हें? हाँ, पोकेमॉन के मेकर्स ने वहां हमारे परम पूज्य महाज्ञानी श्री श्री एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिए हुए फॉर्मूला E=mc² का इस्तेमाल किया है, जो ये क्लियरली दर्शाता है एनर्जी और मास एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है। मतलब एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को एनर्जी में। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन गलत लग रहा है ना, तो बॉस फिक्र नहीं, एक ऐसा एग्जांपल फेंक के मारूंगा ना, सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड हियर वी गो। मेरा एग्जांपल स्टार्ट होता है क्वेश्चन के साथ। आपसे बताओ, एक एटम बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब कितना बड़ा होता है? अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एटम बॉम्ब जार बॉम्बा की भी बात कर ले, तो भी वो सिर्फ 26 फीट बड़ा और 25,000 किलोस का था। और आप ये तो मानते ही हो ना कि एटम बॉम्ब्स के अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है। बस फिर मतलब साफ है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का मतलब बॉम्ब के अंदर मैटर मौजूद है, जिसमें बॉम्ब के गिरते ही न्यूक्लियर फिशन नाम का एक रिएक्शन होता है। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 डिफरेंट एटम्स के न्यूट्रॉन्स को आपस में कंबाइन करने की कोशिश की जाती है, जो कंबाइन होते ही लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज करते हैं। सो देख रहे हो, मैंने ये स्क्रीन के पीछे बैठे बैठे तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया कि मास से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। और अगर वो सेम फॉर्मूला को मास के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए, तो वो बन जाएगा m=E/c²। यानी हमें एक ऐसा रिएक्शन करना पड़ेगा जो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके हमें पार्टिकल दे दे। हालांकि ह्यूमंस आज की टेक्नोलॉजी में इसे अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अप्रूव्ड है कि ऐसा हो सकता है। सो अगर मैं क्वेश्चन पे वापस आऊं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और इस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है पोकेमॉन में दिखाए जाने वाले कुछ सीन्स, जो है ये। पोकेमॉन जैसे ही इंजर हो जाता है, उसको तुरंत पोकेबॉल में ले लिया जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वो पोकेमॉन अंदर से हील होके बाहर निकलता है। अब ये नहीं कहना कि नहीं समझा ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट इसको कैसे सपोर्ट करता है। देखो यार, ये तो बेसिक है, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। अब जब पोकेमॉन इंजर्ड होके पोकेबॉल में जाएगा, तो वो एनर्जी बन जाएगा। फिर जब वापस आएगा, एनर्जी कन्वर्जन के वक्त एनर्जी पूरे मास में ही कन्वर्ट होगी ना, यानी एक स्वस्थ हेल्दी पोकेमॉन। हेंस प्रूव्ड, पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो पोकेमॉन के कई सारे एपिसोड्स में दिखाया गया है, वो यही है कि पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर कॉन्शियस है। मतलब सिर्फ उनका साइज छोटा हो जाता है और वो उसके अंदर कैद हो जाते हैं, जिसका प्रूफ है ये। फ्रोकी के पोकेबॉल में जाने के बाद जब ऐश उससे बात करता है, तो पोकेबॉल हिलता है, यानी पोकेमॉन बॉल के अंदर कॉन्शियस है। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? हम साइंटिफिकली कहे तो नो, दिस इज जस्ट पॉसिबल इन कार्टून, क्योंकि किसी भी चीज को उसकी कॉन्शियसनेस के साथ श्रिंक करके कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता। तो
ये डेफिनेटली एक फिक्शन ही हो सकता है। अब फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है इस पे? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बिल्कुल शेयर करना। और साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि डॉग्स या कैट्स, आप इन दोनों क्रीचर्स में से कौन से जानवर को एज अ पेट चुनना चाहोगे? विद दैट सेड, वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।